नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। ये कॉन्क्लेव है जिसका नाम है साडा पंजाब। भगवंत मान की सरकार पंजाब में अभी नई ही है, साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इतने समय में एक अंदाज़ा लग जाता है कि काम किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है और आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन इसके साथ साथ युवाओं के मन में क्या है और राज्य से जो ताल्लुक़ रखते हैं या राज्य के बारे में जो बात करते हैं पंजाब के, उनके जो युवा नेता हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं। उनके ऊपर कुछ तमगे भी लगे हैं और उन तमगों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं राघव चड्ढा का। राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी से, पंजाब से खास लगाव है। आप पंजाबी हैं या पंजाब से हैं? क्योंकि देखिए, दिल्ली में रह के भी आदमी पंजाबी हो सकता है, लेकिन पंजाब के पंजाबी हैं दिल्ली के? तन मन धन से, शरीर से, मन से, परिवार से, हर तरीके से पंजाबी हैं, पंजाब के हैं और पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। राघव जी, आप मुझे कार्यक्रम से पहले बता रहे थे आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कितना टू एंड फ्रो होता है दिल्ली चंडीगढ़ आपके जीवन में? देखिए, अब मेरी पार्टी ने, मेरे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने राज्यसभा का सांसद बनाकर एक जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारियां पंजाब में भी निभानी होती हैं और भारत की संसद में जाकर भी निभानी होती हैं। तो जब जब सदन होता है, सत्र होता है संसद का, पार्लियामेंट इन सेशन होती है, तो ज़्यादा समय दिल्ली बीतता है क्योंकि वहाँ जाकर पंजाब के मुद्दे उठाने होते हैं। मैंने पिछले कई दिनों में कई मुद्दे उठाए भी, बात करेंगे। और बाकी समय मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सूबे पंजाब में बिताऊँ, यहाँ लोगों के बीच रहूँ, काम करूँ बतौर सांसद भी और आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि होने के नाते भी। MP लैड फंड से जुड़े मसले होते हैं और कई प्रकार की मैं पहल और कोशिशें करता रहता हूँ कि जनता से जुड़े रहें, लोगों के काम करते रहें। तो काफ़ी समय पंजाब में भी बीतता है। जब संसद सत्र ना हो तब? जब संसद सत्र होता है तो वीकेंड पंजाब में बिताते हैं। मंडे टू फ्राइडे संसद में होते हैं। मेरी अटेंडेंस 96% थी लास्ट सेशन में। पंजाब ने ऐसे कई राज्यसभा सांसद बनाए जो पार्लियामेंट जाते ही नहीं थे, जिनकी 0% अटेंडेंस है। मैं आपको नाम लेकर कहना चाहूँगा, सुखबीर सिंह बादल साहब लोकसभा से सांसद हैं। पिछले सत्र मॉनसून सेशन में शायद उनकी 2% अटेंडेंस थी। इस विंटर सेशन में उनकी 0% अटेंडेंस है। तो लोग जाते ही नहीं है, सवाल ही नहीं पूछते। तो जब सदन चल रहा होता है तो दिल्ली रहते हैं, बाकी समय पंजाब में लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं। अभी आपने क्योंकि ये जो 96% वाली बात बताई, राघव चड्ढा के लिए आम आदमी पार्टी में भी एक धारणा है, हालांकि किसी ने मुझे इन शब्दों में नहीं बोला है, लेकिन एक जो छवि है आपकी, आप क्लास के या स्कूल के उस तरीके के होनहार स्टूडेंट की तरह देखे जाते हैं जो पढ़ाई में भी अव्वल आता है, 96% मार्क्स भी लाता है, स्कूल का हेड बॉय भी है। आप समझ रहे हैं किस तरीके का व्यक्तित्व, कि पंजाब में भी चले जाओ, वहाँ भी सह प्रभारी बन जाओ, ये भी कर लो, वो कर लो। लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में एक सुपर पॉलिटिशियन की तरह देखे जाने के चक्कर में आप पर एक आरोप भी लगता है, और वो आरोप अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह वही लगा गए। उनका ये कहना था कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि पिछले कुछ महीने में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है या सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा है। उनका ये भी आरोप है कि सारी फाइलें तो राघव चड्ढा देखते हैं, बैठ के उस पर साइन ऑफ करते हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए, आप सुपर चीफ मिनिस्टर हैं क्या? मैं पंजाब के सुपर डुपर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का सुपर डुपर छोटा भाई हूँ, उनका सुपर डुपर साथी हूँ। और जो जो जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री मान साहब मेरे जिम्मे लगाते हैं, सलाह की जिम्मेदारी या कोई अन्य जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी मैं पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश करता हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का झंडा बुलंद रहे, आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद रहे। देखिए, विपक्ष आज इशूलेस है पंजाब के अंदर। खैर, विपक्ष बचा ही नहीं है। पंजाब की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया
कि बाकी सारी पार्टियां लगभग समाप्त हो गई। अब कैप्टन अमरिंदर साहब और अन्य लोग आरोप लगाते रहते हैं क्योंकि ये हमारी कार्रवाई पर, हमारे काम पर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। और कैप्टन अमरिंदर साहब कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें पता नहीं लग रहा सरकार कौन चला रहा है। ये वही कैप्टन अमरिंदर साहब हैं जिन्हें पता नहीं लगा था, लेकिन रातों रात कोई सरकार चुरा के ले गया इनकी, और इन्हें 11 बजे कहा गया कि 11:30 बजे आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये वो मुख्यमंत्री थे। तो मैं कैप्टन अमरिंदर साहब को कहना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी की और भगवंत मान और राघव चड्ढा का क्या रिश्ता है उसकी चिंता छोड़ दीजिए, पंजाब की चिंता भी छोड़ दीजिए, वो भी हम कर लेंगे। और बढ़िया सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि इतना काम जब से पंजाबी सूबा बना तब से लेकर आज तक कई दशक अकाली दल की सरकार रही, कई दशक कांग्रेस की सरकार रही। कैप्टन अमरिंदर साहब अकाली दल में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, दोनों पार्टियों में रहकर उन्होंने खूब सत्ता के भोग भोगे, लेकिन आज और अब बीजेपी में है। आज तक पंजाब के इतिहास में इतना काम करने वाली सरकार नहीं बनी जितनी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की अभी थोड़ी देर पहले आपने अपना रिश्ता बताया भगवंत मान साहब के साथ। आपने बोला कि वो सुपर डुपर चीफ मिनिस्टर के सुपर डुपर छोटे भाई हैं आप। कभी कभार घर में रिश्ते कुछ इस तरीके के होते हैं कि छोटा भाई जो है वो बड़ा नटखट होता है, वो बड़े भाई पर दबाव डालता है कि मैं तो चाहता हूँ, जिद पकड़ लेता है कि ऐसे ही काम होना है। तो क्या ये भी आपके रिश्ते का पहलू है कि आप जो हैं दिल्ली से आते हैं और एक धारणा ये बनी हुई है कि कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है, और छोटा भाई होने के नाते आपकी बात मान ली जाती है? मैं दो चीज़ें साफ कर दूं, आप बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस विषय में कि मेरा और भगवंत मान साहब का क्या रिश्ता है। क्या कहलाता? तो मैं आपको बता देता हूं क्या रिश्ता है। जब भगवंत मान साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो आम आदमी पार्टी में उनका पहला दोस्त, पहला साथी, पहला मित्र मैं था। जब वो लोकसभा के सांसद बने, प्रचंड बहुमत से लोकसभा के सांसद बने और संगरूर के प्रतिनिधि बनकर लोकसभा पहुंचे, उस समय आम आदमी पार्टी की जो संसद की टीम थी, हमारे 4 सांसद थे, उनका सेक्रेटरी बनाकर, पार्लियामेंट्री ग्रुप का सचिव बनाकर, उनके असिस्टेंस के लिए, उनकी रिसर्च के लिए, उनके कागज पूरे करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो मैंने एज एन असिस्टेंट टू भगवंत मान एक लंबा अरसा उनके फर्स्ट एमपी टेन्योर में खूब काम किया। उसके बाद जब मुझे पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया, तब भगवंत मान साहब पंजाब इकाई के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे। तो सह प्रभारी और अध्यक्ष के तौर पे हमने साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और आज वो मेरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा है। हम बड़े भाई छोटे भाई की तरह काम करते हैं। आप कभी ऑफ कैमरा हमारे साथ बैठें तो हमारा रिश्ता देखें कि हम कितना हंसी मजाक करते हैं, कितना खेलते कूदते हैं। शाम को जब काम करके थक जाते हैं, जब पूरी तरीके से मानसिक तौर पे थकान हो जाती है, तो 1.5-2 घंटा वॉलीबॉल भी साथ में खेलते हैं। इतना प्यार का रिश्ता है हमारा। नहीं, तो ये रिश्ता तो आपने बता दिया, लेकिन इस आरोप का क्या कि आप बैठ करके पंजाब सरकार की फाइलें देखते हैं, उन पर साइन ऑफ करते हैं, इस आरोप का जवाब आप कैसे देंगे? सारी फाइलें मंगवा लीजिए और चेक कर लीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी ने जब 2022 का पंजाब का इलेक्शन लड़ा, तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे लड़ा। हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी पंजाब के लोगों को कि हर घर में अच्छी शिक्षा देंगे, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, तीसरी गारंटी बढ़िया अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और ऐसे करके अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे, और एक ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नेंस का मॉडल जो दिल्ली में इजाद हुआ, दिल्ली के लोगों ने जिसे गले लगाया, वो मॉडल लेकर हम पंजाब के लोगों के बीच गए। आज जब वही बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का आर्थिक तौर पे लोगों को मजबूत करने का मॉडल हम पंजाब लेकर आते हैं, तो ये विपक्ष के नेता जो हैं ये आरोप लगाते हैं। हमने इलेक्शन अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पे लड़ा था। पंजाब के अंदर वही मॉडल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का यहाँ लागू करेंगे। और मैं आज विपक्ष को कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमारे काम से संबंधित आपको कोई बात कहनी है
कोई कटाक्ष करना है, कोई कमी निकालनी है तो निकालिए, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत हमले कर कर झूठ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल और दो भाइयों के बीच में बड़ा प्यार है, हाँ, उसमें दरार डालने की कोशिश मत करिए। दरार आपको लगता है दरार डालने का प्रयास हो रहा है? ये डिवाइड जैसे अंग्रेज नहीं किया करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, कि भाई दो लोगों के बीच में झगड़ा करा दो। अभी मैं और मान साहब साथ में थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बार काउंसिल का एक कार्यक्रम था, दोनों साथ में बैठ के बढ़िया से कार्यक्रम, तो इनको हमारी दोस्ती नहीं, इनको हमारी दोस्ती खलती है, हमारा प्यार खलता है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं पंजाब के विपक्ष के नेताओं को कि थोड़ी सकारात्मक बात करो। पंजाब के लोगों ने आप लोगों को इतना नकार दिया है क्योंकि आप हर बार नकारात्मक बातें करते हैं। सकारात्मक बात करें, पंजाब की बात करें, पंजाब के लोगों से जुड़ी बात करें। राघव जी, मेरा एक सवाल ये है, अब क्योंकि मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी कवर किया 2011 से, जो मूवमेंट शुरू हुआ, मान साहब भी कह रहे थे वो इस मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। कई बार ऐसे देखा जाता है, उस मूवमेंट में ये बोला जाता था कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस होगा। स्वराज की जो वो बात कर रहे थे, किताब भी मेरे ख्याल पुस्तक का भी विमोचन हुआ था जिसमें विकेंद्रीकरण की बात हो रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लेकिन एमसीडी का चुनाव होता है तो केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल के पार्षद, यहां पर जब आपकी कैंपेनिंग हो रही थी तो उसमें एक मौका केजरीवाल नू। अगर गुजरात में आपने कैंपेनिंग की जिसके आप सह प्रभारी थे, वहां पर भी था, वहां नारा आपका था एक मौका केजरीवाल नो। हाँ, एक मौका केजरीवाल नो। हाँ, तो एक मोको केजरीवाल ने। तो आप देखिए हर जगह केजरीवाल 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 केजरीवाल। ये तो विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, ये तो उसका एकदम विपरीत हुआ। आप कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, आप एक कैंपेन को स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से कंपेयर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को वोट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे पड़ा था, आम आदमी पार्टी को वोट पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे पड़ा था, और आम आदमी पार्टी को वोट गुजरात में तो भी डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ? नाम पे पड़ा था। ये हम अरविंद केजरीवाल जी हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। कोई भी समझदार पॉलिटिकल पार्टी अपने एसेट को पूरी तरीके से सामने रखकर, तो यही चीज तो बीजेपी भी कह रही है, मोदी हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। तो मैं कब मना कर रहा हूं बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को? वो जैसा चलाते हैं चलाएं, हमें अपने कैंपेन को चलाने की आजादी है। पर आपको ये चीज समझनी होगी कि आज आम आदमी पार्टी की पहचान दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम करके दिखाया है उससे है। एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में इजाद हुआ है जिसमें सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बढ़िया बिजली, मुफ्त पानी सब मिलता है। आज उसी मॉडल के आधार पे हम खड़े हैं और इसी केजरीवाल मॉडल को लेकर हम भिन्न भिन्न स्टेट्स में जाते हैं। मुझे भगवान के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। मैं बहुत युवाओं से मिलता हूँ, बड़े स्टूडेंट से मिलता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, हर जगह लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर बहुत उत्सुक हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पॉलिटिकल करियर ग्राफ को लेकर के। आप देखिए पंजाब के सह प्रभारी थे, पंजाब में अच्छी संख्या से आप लोग जीते, टू योर क्रेडिट। फिर आप गुजरात के भी सह प्रभारी बने, लेकिन वहाँ पर उस गुजरात के चुनाव से आप नेशनल पार्टी तो बन गए, लेकिन आपने जो आकलन किया था चुनाव से पहले, मैं देखता हूँ केजरीवाल जी लिख लिख के बता रहे थे कि ये इतना पाएगा उतना पाएगा, और सीटें कितनी आई वो भी हमने देख ली। तो आपको नहीं लगता है कि आप कभी कभार अपने आप को, अपना आकलन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर देते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती है। सब पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं। और अगर आप आकलन गलत होने की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिखकर बंगाल के नतीजे दिए थे। आप देखिए क्या हालत हो गई उनकी बंगाल की। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के नतीजे की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी थी कि उनकी मेरे ख्याल से उन्होंने बोला था 51 सीटें आ रही है और सरकार बन रही है दिल्ली में। देखिए बेचारों की क्या हालत है दिल्ली में। 8 विधायक हैं, इनोवा गाड़ी में फिट आ जाते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में ऐसे ही आकलन कर रहे थे, हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान के बारे में अमित शाह जी ने। तो देखिए, आकलन करना एक राजनीतिक दल का, और राजनीतिक दल के भीतर जो नेता है उनका अपना विशेष अधिकार है, वो करना चाहिए और अपनी कैंपेन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हमें पूरा विश्वास था कि हम एक बहुत अच्छे वोट शेयर से
गुजरात में अपनी एक प्रेजेंस फील कराएंगे और मुझे लगता है काफी हद तक वो सही भी हुआ। एक परंपरागत स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो एक नई पार्टी जो पहली बार मजबूती से गुजरात जैसे इलेक्शन में दमखम से लड़ने जा रही है, जिसे रूलिंग पार्टी का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में पहली ही बार 13% वोट शेयर, 5 विधायक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं बीजेपी वालों को खास तौर पे कहना चाहूँगा, उन्हें बड़ा बहुत वो खुश हैं गुजरात के नतीजों को लेकर। मैं उन्हें बता दूं कि इस समय दिसंबर के नतीजों में 3 इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे। एक गुजरात का जो बीजेपी जीती और 2 बीजेपी हारी, दिल्ली नगर निगम और हिमाचल। तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे दिलचस्प चीज यह है कि गुजरात के नतीजों के बाद ये चर्चा कि बीजेपी इलेक्शन जीती ये कम है, ये चर्चा ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी 13% हो गई। तो मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे है बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं। एक सवाल और भी गुजरात के संदर्भ में उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने तो आ करके खुद तो बहुत कुछ जीता नहीं, 13% आप ज़रूर ले आए, उसके लिए आप अपने आप को शाबाशी भी दे रहे हैं, लेकिन आपने बीजेपी का नुकसान उतना नहीं किया है जितना आपने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। और बी टीम का आरोप एक बार फिर से आपके ऊपर चस्पा हो गया। देखिए, पहली चीज़ तो कांग्रेस को बर्बाद करने की ज़रूरत हमें नहीं है। कांग्रेस को राहुल गांधी जी ही पूरी बखूबी से बर्बाद कर देंगे। मैंने अभी उनका बयान देखा, उन्होंने कल शायद बयान दिया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव ना लड़ती तो कांग्रेस बीजेपी को चुनावों में हरा देती। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, पिछले 27 साल से कांग्रेस सीधी टक्कर देती है गुजरात में बीजेपी को। 27 साल में कितनी बार हरा दिया राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने बीजेपी को। आज गुजरात के चुनाव में बीजेपी को मेहनत करनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी जो उनके सबसे कद्दावर नेता हैं, उन्हें 50-50 किलोमीटर के रोड शो निकालने पड़े, 50-50 किलोमीटर सड़क पे चलना पड़ा, मतदाताओं के घर जाकर दरवाजे खटखटाकर वोट मांगने पड़े। वो इसलिए क्योंकि एक मजबूत चुनौती उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से मिल रही थी। नहीं तो गुजरात के चुनाव में तो बीजेपी प्रचार ही नहीं करती है, घर बैठे वोट पड़ता है, घर बैठे सरकार बनाते हैं। तो पहली बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा मुकाबला बीजेपी को दिया कि उन्हें चुनाव के मैदान में उतरकर पसीना बहाना पड़ा। ठीक है, चलिए तो अब मैं बस अंत में एक ही चीज कहूंगा इस विषय में। मेरा अपना मानना है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी और सीधी लड़ाई आने वाले समय में चुनावों में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होने जा रही है। आप मेन ऑपोजिशन हो जाएंगे बीजेपी के लिए, ये आप कह रहे हैं? मुझे लगता है अगर आप कब 24 में अगर आप सिर्फ आंकड़ों के आधार पे ना देखें, एक मतदाता के मन में भाव के आधार पे देखें, तो आज ही आम आदमी पार्टी बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी है, प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। एक ही पार्टी से लोगों को उम्मीद है कि ये बीजेपी का विकल्प बन सकती है, ये बीजेपी को चुनौती दे सकती है। लेकिन ये आपने टाइमलाइन क्या दी है 2024 की? टाइमलाइंस तो लोग तय करेंगे। नहीं 24 के लिए आपका ये मानना है कि आप यूर प्रिंसिपल ऑपोजिशन टू बीजेपी? मेरा अपना ये मानना है कि आने वाले समय में, अब वो 24 होगा कि 23 होगा कि 25 होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस देश की राष्ट्रीय राजनीति आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेट्स गिना रहा हूँ जहाँ पर आप नहीं हैं, और क्या है ना, इतना बड़ा देश है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है, तेलंगाना भी है, आंध्रा भी है, महाराष्ट्र भी है, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, बिहार, यूपी, राजस्थान, इतने सारे राज्य हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का अभी वर्चस्व नहीं है या वोट शेयर भी नहीं है, लोकसभा में सांसद भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस परिस्थिति में आप अपने आप को मुख्य विपक्षी दल की तरह देखते हैं? बीजेपी का क्या वोट शेयर है तमिलनाडु में? बीजेपी के कितने विधायक हैं तमिलनाडु में? 0। बीजेपी के आंध्र प्रदेश में कितने विधायक हैं?
शायद 0। बीजेपी के तेलंगाना में कितने विधायक हैं? एक भी नहीं। केरल में कितने विधायक हैं बीजेपी के? एक भी नहीं। लेकिन बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट में आप बात कर लें, साउथ को चलिए एक बार। मेरा अपना मानना है कि हम स्टेट बाय स्टेट चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी पार्टी के पास संकेत जी एक एडवांटेज है। राज्य दर राज्य तो जब चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी कौन से राज्यों में दमखम से लड़ती है, क्या नतीजे आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 3-4 बड़ी चीजें हैं आम आदमी पार्टी के पास जो और पॉलिटिकल पार्टीज जो आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी हैं उनके पास नहीं है। पहली चीज, आम आदमी पार्टी के पास एक पैन इंडिया चेहरा है और पैन इंडिया इलेक्शन सिंबल है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम और झाड़ू का चुनाव चिन्ह पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य, हर जिले, हर कस्बे, हर घर तक पहुंचा हुआ है। सबसे बड़ी चीज जो और राज्यों के पास और पॉलिटिकल पार्टियों के पास नहीं है। अगर आप गैर कांग्रेस विपक्षी दलों की बात करें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर एक रीजनलिज्म का एलिमेंट है। बंगाल की पार्टी की बात कर लीजिए, वो बंगाली अस्मिता से जुड़ी हुई है, तो एक रीजनलिज्म का एलिमेंट है। आप टीआरएस की बात करें, वो एक राज्य का विभाजन हुआ, उस विभाजन से सत्ता में आई, उसमें एक रीजनलिज्म का एलिमेंट है। तो ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो एक इकलौती ऐसी पार्टी गैर कांग्रेस जिसमें रीजनलिज्म का एलिमेंट नहीं है, जो एक पैन इंडिया जिसकी एक छवि है, एक साख है, वो आम आदमी पार्टी। दूसरी चीज बैगेज। इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों का एक बहुत भारी भरकम बैगेज है। आम आदमी पार्टी एक बैगेज फ्री पार्टी, एक नई, इट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एक नए हवा के झोंके की तरह है। तीसरी बड़ी चीज, हमें मॉडर्न एज इलेक्शनियरिंग आती है। हमें मॉडर्न डे इलेक्शन कैंपेन समझते हैं, बनाते हैं और मजबूती से लड़ते हैं, जो शायद इस देश में बीजेपी के अलावा किसी पार्टी को नहीं आती। चौथी, एक मॉडल देते हैं। हमारा मॉडल खराब हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को रास ना आए, लेकिन एक आर्थिक उन्नति का, एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का एक मॉडल जिसके अंदर आपका एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनता है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं देकर एक आदमी को मजबूत किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करी जाती है। वो एक अरविंद केजरीवाल जी का एक मॉडल है। ये 4-5 चीजें हम लेकर जाते हैं। कोई और पार्टी कोई मॉडल की बात नहीं करती। कभी आपने कांग्रेस को सुना वो किसी मॉडल की बात कर रही हो, और किसी गैर कांग्रेस विपक्षी दल को? ये 4-5 चीजें हैं संकेत जी जो आम आदमी पार्टी को भिन्न कर देती हैं तमाम विपक्षी दलों से और सीधी लड़ाई में खड़ी कर देती हैं आम आदमी पार्टी। अभी जो मॉडल की आप बात कर रहे हैं उसकी बात कर लें यहाँ पर कप्तान साहब से। अभी क्योंकि इंटरव्यू किया हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का, तो उन्हीं की बात को जरा आगे ले जाते हुए उनका ये कहना है कि आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? सब चीज़ फ्री में बांट देंगे और लोगों को दे देंगे तो आप पैसा रिकवर कहाँ करेंगे? आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पैसे को किस तरीके से रखा जाता है, संभाला जाता है, ये मुझे लगता है आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देंगे लोगों को? इस बार दे सकते हैं, आगे ये जो पैसा है ये सरकारों के पास कहाँ से आता है? ये लोग टैक्स पे करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के माध्यम से, कुछ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से। ये लोगों के द्वारा जमा किया गया खजाना है जो सरकारों के पास आता है, और सरकारों का काम होता है लोगों का कल्याण करना। भारत का संविधान कहता है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। वेलफेयर के कई तरीके हैं। हमारा मानना है, हमारा मॉडल है कि अगर सबको बुनियादी सुविधाएं, जिसमें मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, मिनिमम पानी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज सबको मिलना चाहिए। जब आप ये 4 चीजें एक परिवार को दे देंगे, वो परिवार अपने आप गरीबी रेखा से उठकर खड़ा हो जाएगा, परिवार मजबूत करेगा, मोहल्ला अपना मजबूत करेगा, स्टेट मजबूत करेगा और देश को मजबूत करेगा। ये हमारा मॉडल है। अब ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। मैं दोनों पे आऊंगा, खजाने पे भी और रेवड़ी पे भी। कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। आज इस देश में हर सांसद को, मैं भी सांसद बना हूं अब, हर सांसद को 3 से 4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। सारे केंद्रीय मंत्रियों को हजारों यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एयर फ्लाइट्स फ्री मिलती हैं, ट्रेन यात्रा फ्री मिलती है, गाड़ियां मुफ्त मिलती है, पेट्रोल के पैसे रिएम्बर्समेंट होते हैं, घर मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं।
जब सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों, सांसदों और सारे नेताओं को ये सारी मुफ्त की चीजें देती हैं, तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं इनको लगती। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दें तो वो मुफ्त की रेवड़ी हो जाती। ये तो ठीक नहीं है। और मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, सांसद तो आप भी हैं, आम आदमी पार्टी कहते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, मैं उस पे आ रहा हूं। हमारे विधायक कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे। मैं तो आज चुनौती देता हूं बीजेपी को, सारे सांसदों की, सारे मंत्रियों की ये रेवड़ियां बंद करो, ये सारी रेवड़ियां जनता को दो। और जो घाटे की, मैं 1 मिनट में खत्म कर लूं। नहीं, अब जैसे आपके भी तो सांसद विधायक हैं, आप लीड बाय एग्जांपल। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। मैं, आपने आंकड़ों की बात करी, मेरे को एक चीज बताने दीजिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सबसे पहले बनी थी 2015 में, जब फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, हमारा बजट कुछ 27-28 हजार करोड़ का होता था। हमने सारी सुविधाएं मुफ्त में दी, लोगों के लिए एक आर्थिक उन्नति का मॉडल भी प्रिपेयर किया, पिछले 7 साल से दे रहे हैं। लेकिन हमारा बजट 28 हजार करोड़ से बढ़कर आज 70-75 हजार करोड़ हो गया। हमने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया, लोगों को मुफ्त की सुविधाएं भी दी। वो कैसे हो गया हमारा बजट? क्योंकि हमने एक ऑनेस्ट गवर्नेंस का मॉडल दिया। और दूसरी तरफ आप भारत सरकार से कंपेयर करिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2014 तक भारत में, भारत सरकार पे कुल कर्जा लगभग 55 लाख करोड़ का था। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। 1947 से लेकर जब देश आजाद हुआ 2014 तक भारत सरकार ने कुल कर्जा, लोन्स दुनिया जहां से जो इकट्ठे किए थे वो 55 लाख करोड़ के थे। वो आज बढ़कर 135 लाख करोड़ हो गए। यानी कि पिछले 8 सालों की मोदी सरकार ने 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया। पिछली सारी सरकारों ने कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था पिछले 70 सालों में, पिछले 65-70 सालों में। और पिछले 8 सालों में अकेले मोदी सरकार ने 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया और भारत सरकार की आर्थिक स्थिति खराब कर दी। ये लोग तो रेवड़ियां भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। इनकी सरकार पे इतना कर्जा कैसे हो गया? अब ये ला रहे हैं डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, मंडे को पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी। आप वो डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पढ़कर देखिए, मैं कल रात को ही पढ़ रहा था। उसमें सारी रेवड़ियां, फूड सब्सिडी, राशन सब्सिडी, मनरेगा सब्सिडी, वो तो सारी रेवड़ियां हैं। तो ये इनकी रेवड़ी सब्सिडी, हमारी रेवड़ी रेवड़ी। ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। तो पंजाब में है तो पंजाबी मुहावरा दिया। हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। चलिए पंजाब पर वापस लौटते हैं और यहाँ से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछते हैं। आप एक युवा सांसद हैं, पंजाब से आप सांसद हैं और पंजाब से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दे आप उठाते हैं। जैसे हाल फिलहाल मैंने देखा एक ट्वीट भी आपका था जिसमें आप बेअदबी से जुड़ा हुआ एक कानून चाहते हैं। तो क्या मुद्दे उठाते हैं आप पंजाब से संबंधित? मैं जब सांसद बना और पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने मुझे राज्यसभा में भेजकर पंजाब की नुमाइंदगी करने का मौका दिया, तो ये सारे विपक्ष के नेता चिल्लाते थे, कांग्रेस के, अकाली दल के, बीजेपी के, कि राघव चड्ढा को क्यों सांसद बना दिया, इसको क्यों बना दिया। मुझे खूब गालियां देते थे। आज एक लौती आवाज भारत के संसद में पंजाब के हकों को लेकर जो गूंजती है वो मेरी होती है, वो आम आदमी पार्टी की होती है। इनके नेताओं की 0% अटेंडेंस है। मैंने जैसा आपको बताया, सुखबीर सिंह बादल सदन में ही नहीं आते हैं। सिमरनजीत सिंह मान अभी संगरूर से बाई इलेक्शन जीत के एमपी बने, 0 सवाल पूछे उन्होंने। ये चैलेंज दे रहे हैं आप? मैं चैलेंज दे रहा हूं पंजाब से बाकी सारे सांसदों को, राघव चड्ढा का चैलेंज कि मुझसे जितना पंजाब का सवाल पूछ के दिखाओ संसद, पंजाब के हकों की बात करो। नहीं, ये चैलेंज है आपका? बिल्कुल मेरा चैलेंज है। 96% अटेंडेंस मेरी। पंजाब के मुद्दे आम आदमी पार्टी के लोग उठाते हैं। और अभी मैंने, आप कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत ही एक अहम और गंभीर मुद्दा बेअदबी का उठाया और मैंने सदन में सस्पेंशन नोटिस देकर जो सभापति जी थे उन्हें कहा कि हम पंजाबियों में एक निराशा है, एक गुस्सा है। और वो गुस्सा इसलिए है कि आज पिछले कई सालों से बेअदबी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2015 में बरगाड़ी में हमने देखा कि कैसे
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की घटना सामने आई, लुधियाना में श्रीमद् भागवत जी की बेअदबी का मसला सामने आया, होली बाइबल की बेअदबी हुई, मुकद्दस कुरान की बेअदबी हुई। ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से पिछले कई सालों में देखी हैं। लेकिन ये जो पापी हैं, ये दरिंदे, ये अपराधी जो बेअदबी करते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्योंकि बेअदबी की सज़ा जो भारत के कानून में लिखी गई है वो बहुत ही मामूली सी, इसलिए उनके हौसले बुलंद रहते हैं। सेक्शन 295 ऑफ IPC 295 और 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। मैंने ये मांग करी कि कानून बनाया जाए, इंडियन पीनल कोड में संशोधन लाया जाए और कम से कम आजीवन कैद, उम्र कैद की सजा इस पाप के लिए दी जाए, ताकि कोई भी अपराधी पापी आज गुरु साहिबान की बानी के अपमान के बारे में सोचने से पहले भी उसकी रूह कांप जानी चाहिए और बेअदबी की घटनाओं पे एक फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। मैंने ये मांग सदन में रखी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि सदन में इस विषय पे चर्चा नहीं हुई, सरकार ने चर्चा नहीं होने दी। बीजेपी का बहुमत है और वो चाहते थे कि इस विषय पे चर्चा ना हो, लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। इसी के साथ साथ पंजाब के पानी को लेकर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आप सब जानते हैं कि जब भारत पे फूड क्राइसिस आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत पंजाब से हुई। धान की खेती भारत का पेट पालने के लिए पंजाब में शुरू हुई। चावल हमारी खुराक भी नहीं है, लेकिन धान की खेती पंजाब में सबसे ज्यादा होती है। 1 किलो राइस के उत्पादन में 5,000 लीटर लगता है, 5,000 लीटर, जिसकी वजह से आज पंजाब का पानी नीचे चला गया है। 600-700 मीटर पे भी पानी नहीं मिलता, 600-700 फुट पे भी पानी नहीं मिलता। इतनी बुरी हालत। नहीं, पर उससे जुड़ा हुआ आप सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे पास किसान भी यहाँ पर आए थे इस कार्यक्रम में। उनका ये कहना है कि आपने MSP लगाई मूंग पर ऑल्टरनेट फार्मिंग करने के लिए कि भाई कुछ और उगाइए, लेकिन MSP पर खरीद नहीं हो रही है। किसान आरोप लगा के गए कि 95% जो है वो MSP से नीचे में बिका प्राइवेट में। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि किसान आपके कहे पे कुछ और उगाएगा? मैं एक मिनट पानी का पॉइंट समाप्त कर लेता हूं। पानी के लिए आपने पूछा, तो इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि भूजल जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको रिवाइव करने के लिए कई योजनाएं हैं। पंजाब का पानी और जगहें जा रहा है, यहां तक कि आपको जान के अचंभा होगा, पंजाब के हक का पानी, बहुत पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है। मैं आज भारत सरकार से आपके मंच से भी मांग करना चाहता हूं, और सदन में मैंने जो वाटर मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत साहब, उनसे भी मांग रखी थी कि पंजाब के पानी के बारे में सोचिए, हमें एडिशनल रिसोर्सेज पानी के लिए दीजिए, पानी भी दीजिए, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी दीजिए। जब भारत पे संकट आया था तो पंजाब ने भारत का पेट पाला था, अपना पेट काटकर भारत का पेट पाला था। तो आज भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पंजाब का खास ख्याल रखे, हमें पानी से वंचित ना करे। अन्य मुद्दे जो हैं MSP के, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नहीं, आप फार्मर्स को कैसे कन्विंस करेंगे? आपने बोला मूंग उगाओ, लगा दी, लेकिन जब उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो अगले साल आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। अभी हमारा सीजन समाप्त हुआ प्रिक्योरमेंट का, लाजवाब प्रिक्योरमेंट मंडियों में हुई। शायद मैं पंजाब में घूम रहा था, मुझे कई फार्मर्स मिले, कई किसान मिले, कई जथेबंदियां मिली। उन्होंने कहा कि आज तक प्रिक्योरमेंट के सीजन में इतनी स्मूथली, इतने आरामदायक तरीके से मंडियों में खरीद और बिक्री नहीं हुई जितनी स्मूथ इस बार हुई। इस बार पहली बार जब बिजाई का मौसम आया गर्मियों के दौर में, तो किसानों को 24 घंटे बिजली देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। हमने बिजली नहीं उनकी कटने दी, उनको जितनी बिजली चाहिए थी उतनी बिजली दी, एक पावर कट नहीं लगने दिया। ये काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। बहुत ऐसे किसान हैं जो इससे अग्री नहीं करते। और जहां तक आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार को अभी बने 8 महीने मुश्किल से हुए हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे एक बहुत बड़ा मसौदा पंजाब सरकार बनाने जा रही है, भगवंत मान साहब बना रहे हैं, जिसमें केवल मूंग ही नहीं, प्रयास ये करेंगे कि धान की खेती से पंजाब को हटाकर और कई पदार्थों की खेती, जिसके अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री भी आएगी, जिसमें
अरहर से लेकर मूंग से लेकर तमाम तरीके की हम फार्मिंग पर मेरा करवाएंगे सवाल और यही उसे है- फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज बिल्कुल, करेंगे जिसमें एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट हो हाँ। और उससे जो किसान की जेब में 4 पैसे आए वो धान की खेती से कहीं देखिए ज्यादा उसके लिए किसान का भरोसा जीतना पड़ेगा। किसान एक तबका है किसानों का जिसका ये मानना है कि आप भरोसा कैसे जीतेंगे अगर आपके कहने पर मूंग पर एमएसपी आपने लगाई लेकिन उनको उस तरीके से उसका दाम नहीं मिला, तो आप ये भरोसा कैसे जीतेंगे? देखिए जब मूंग के समय ये समस्या आई थी तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने वाइबिलिटी गैप फंडिंग दी, यानी कि अगर 100 रुपए पे आपको पदार्थ खरीदना था लेकिन वो मार्केट फोर्सेस के चलते 60 रुपए में खरीदा जा रहा है तो 40 रुपए सरकार किसान की जेब में डालेगी, वाइबिलिटी गैप फंडिंग करेगी। इस प्रकार के कई सारे मैकेनिज्म्स हैं जो हमारी सरकार समय समय पर क्रॉप बेस्ड तरीके से, सीजन बेस्ड तरीके से अपनाती है। लेकिन एक बड़ी बात, आज पंजाब का किसान एक बहुत बुरी स्थिति में है। उसे इन सारी सरकारों ने मिलकर पिछले 75 साल में इस स्थिति में डाला है। आज सबसे ज्यादा कर्जा, सबसे ज्यादा परेशानियां देश के अन्नदाता को झेलनी पड़ती हैं। अभी जब ये 3 काले कानून आए तो पंजाब ने जब दिल्ली के बॉर्डर पे डेरा डाला 800 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई। किसान को इस समय मदद देना, उसे आर्थिक तौर पे खड़ा करना भगवंत मान सरकार की पहली प्राथमिकता है, जो हम करके रहेंगे। थोड़ा सा समय और दीजिए, एक पूरा मसौदा। तो ये आप अपील कर रहे हैं किसानों को कि वो आप पर भरोसा करें और आप जो बदलाव लाना चाहते हैं उसमें वो साथ दें। किसानों का भरोसा आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार के साथ है। हमें इतना प्यार आशीर्वाद देकर उन्होंने सरकार में सेवा करने का मौका दिया। किसान आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटता है, ये आप जानते हैं। बिल्कुल जानता तो अगर गड़बड़ की बिल्कुल तो खड़े हो जाएंगे। हम तो खुद किसान आंदोलन में किसानों के साथ थे, हम भली भांति वाकिफ हैं इस बात से। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई नौबत नहीं आने देंगे कि वो किसान जो भारत का, हिंदुस्तान का पेट पालता है, उसके घर में कोई भी आर्थिक तौर का संकट आए, सारी समस्याओं का हल देने का प्रयास करेंगे और पूरी शिद्दत से देंगे। और मैं आपको खुद बताऊं, हमारे तो आधे से ज्यादा मंत्री जो मंत्रिमंडल में, वो सब खेती करते हैं, सब किसानी बैकग्राउंड से आते हैं। और हमारी ये सरकार एमएसपी को लेकर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर और आर्थिक तौर पे किसान को उन्नति देने के लिए प्रतिबद्ध। चलिए, अब मेरा अगला सवाल है, पंजाब की हम बात कर रहे हैं और ये क्योंकि देखिए यहाँ की जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत अलग हैं और किसी राज्य के मुकाबले। बॉर्डर स्टेट है, सीमा पार आतंकवाद की एक बड़ी चुनौती हमेशा यहाँ बनी ही रहती है। इंटर स्टेट और केंद्र और राज्य की जो पुलिस एजेंसीज हैं उनके बीच में जो तारतम्य है उसको बहुत अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, और मैं क्योंकि उनसे बात की इस वजह से उनका मैं दोबारा वो कमेंट ला रहा हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना है कि कानून व्यवस्था डामाडोल हुई है 9 ही महीने में, और ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है आपको कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही, अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता चला गया, कानून व्यवस्था खराब होती चली गई और उस पर नकेल नहीं कसी गई, मुजरिमों के खिलाफ एक्शन जल्दी से नहीं लिया गया, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया जो शायद भावनाओं को आहत करें, तो ऐसे में पंजाब में फिर से वो दौर आ सकता है जो दौर पंजाब ने इतिहास में देखा है, और वो दौर है मिलिटेंसी का। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं संकेत जी कि पंजाब की जो अमन शांति है, ये बहुत कुर्बानियाँ देकर, बहुत खून बहा लोगों का, बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस दिए, उसके बाद मिली है। ये बड़ी हार्ड अर्नड पीस है। इसीलिए पंजाब के एक एक आदमी को इस अमन, प्यार, शांति से बेशुमार मोहब्बत है। और इंसान, हम सब पंजाबी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पंजाब की अमन, प्यार, शांति, भाईचारे, इस पे आंच नहीं आने देंगे। हमारी सरकार की भी ये प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे सूबे में दुरुस्त रहे। जब हमारी सरकार बनी तो आपने देखा कि गैंगस्टर्स के बारे में कई खबरें छपी, कई ऐसी वारदातें हुई। ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो लोग अपराधी हैं, जो क्राइम करते हैं, ये कोई अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान या राघव चड्ढा तो लाई नहीं। ये तो इन पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों की उपज थी।
ये हमें गैंगस्टर्स और ये गैंग क्राइम्स विरासत में मिले हैं और हम इन्हें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गैंगस्टर्स कौन थे, इन्हें कौन पनाह देता था, किसने पैदा करे, कौन इन्हें पॉलिटिकल पेटर्नेज देता था, कौन इन्हें चुनावों में एक इलेक्शन मशीन की तरह इस्तेमाल करता था, यही सारे नेता करते थे जो आज इस मंच पे बैठ के आपसे सवाल कर रहे हैं। हम लोग पिछले 8 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर पे एक मजबूत पकड़ हमने बनाई है, हमारी सरकार ने, भगवंत मान साहब की सरकार ने बनाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग जो सवाल करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन हो गया है, बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी बहुत रास्ता हमने कवर करना है, अभी भी कई मील आगे सफ़र करना है उस स्थिति में लाने के लिए। लेकिन अभी भारत की संसद में हमारे ही पंजाब के एक राज्यसभा सांसद मेरे साथी ने सवाल उठाया कि पूरी इंडिया के तमाम राज्यों की क्राइम रेट बताइए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बताइए। आपको जान के अचंभा होगा कि पंजाब 17वें नंबर पर है क्राइम के मामले में। हमसे पहले 16 और राज्य हैं जिनमें पंजाब से कहीं ज़्यादा क्राइम रेट है, जिसमें यूपी है, जिसमें कर्नाटका है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, और आम आदमी पार्टी का पंजाब तो उसमें 17वें नंबर पर है। दूसरी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बॉर्डर स्टेट है पंजाब, इसीलिए बॉर्डर एरियाज की कानून व्यवस्था से संबंधित। एक मैं आपको बस रोकना चाहता हूं, आपने बोला ये डेटा है जो बता रहा है, ये डेटा कौन से साल का है? इस साल का है, 2022 साल का, इसी साल, क्योंकि आप तो मार्च में ही आए हैं। इसी साल का है, इस वित्तीय वर्ष का है, अप्रैल से लेकर अब जो मार्च में समाप्त होगा, अभी जो शुरुआती महीने 8 नहीं तो ये एक बात थी ना, अगर वो पिछले साल का होता तो उसमें तो आप थे ही नहीं। हाँ नहीं, मैं तो आप पिछले 8 महीने की बात कर रहा हूं। ठीक। दूसरी चीज, क्रॉस बॉर्डर की जहां तक बात है, बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव मामला है, बॉर्डर पुलिसिंग की बात हो या ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात हो, क्राइम रोकने की बात हो, पंजाब सरकार भारत सरकार के साथ और भारत सरकार की तमाम एजेंसियों के साथ मिल के काम करेगी। नेशनल इंटरेस्ट सर्वोप्रिय है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखनी है, वो सर्वोप्रिय है, और उस पर किसी प्रकार का समझौता और कोई कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी की सरकार ना किया है, ना होने देगी, और आम आदमी पार्टी के रहते ही तो कतई नहीं होगा। और हम लोग, हमारी सरकार, भगवंत मान साहब और पूरी पंजाब सरकार बहुत क्लोजली कानून व्यवस्था के मामले में, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, जैसे कि आप बताएं, कुछ स्टेप्स बता दें क्या बहुत करीब साथ में काम करते हैं। तमाम एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कार्यालय है, गृह मंत्रालय है, उनके साथ लगातार बैठकें होती हैं और जो जो मदद हमसे मांगी जाती है हम ऑफर करते हैं। कुछ कुछ समस्याएं अगर सरकार की भी ऐसी होती हैं जिसका समाधान सरकार को लगता है कि बात करके निकलेगा, जिसमें सहायता लेने की आवश्यकता है, उसमें सहायता लेने की आवश्यकता जहां होती है वहां संवाद किया जाता है। और भगवंत मान साहब की सरकार पूरी तरीके से, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक है, चलिए आखिरी के कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो फिर से और आखिरी बार कैप्टन साहब का मैं जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने एक बात ऐसी कह दी। अब आप छोड़ दीजिए, कैप्टन साहब चले गए, उनका समय भी समाप्त हो गया। एक लास्ट, क्योंकि आप पंजाब के लोगों की बात करिए, कैप्टन साहब छोड़िए। सुनिए, पंजाब के लोगों की तो बात कर ही रहे हैं। उन्होंने एक टर्म ऐसा यूज किया, मैं उस पर आपका जवाब चाहता हूं। उन्होंने बोला 9 साल पहले मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। मैंने कहा था ये स्नीकी लिटिल फेलो है और ये स्लिपरी कस्टमर है, फिसल जाता है, वादा कुछ करता है फिर वो एकदम बात पलट देता है। स्लिपरी कस्टमर, स्नीकी लिटिल फेलो, ये उन्होंने 2 फ्रेज निकाले हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। संकेत जी, अरविंद केजरीवाल जी से पूरा देश मोहब्बत करता है। वो आज हिंदुस्तान के हर परिवार के बड़े बेटे की तरह हैं, लोग ऐसे उन्हें प्यार करते हैं। मैं जब उनके साथ मुझे घूमने का सौभाग्य प्राप्त होता है, फ़र्ज़ करिए पंजाब में घूम रहे हैं, तो लोग उन्हें रोक के उनका माथा चूमते हैं। बूढ़ी माताएं उनके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं, युवा उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, महिलाएं उन्हें अपना रक्षक, अपना भाई मानती हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल के लिए, जो एक साधारण से शख्स हैं, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर करें, वो उन्हें शोभा नहीं देता है। हम उनके बारे में, कैप्टन अमरिंदर साहब के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं बोलेंगे। भगवान उनको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अभी ऑपरेशन करा कर आए हैं, भगवान करे बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएं। हमें उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर ने क्या कहा क्या नहीं कहा,
इससे पंजाब के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब के लोगों को इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनके यहाँ कानून व्यवस्था और बेहतर कब होगी, उनके घर में बिजली कब आएगी, उनके यहाँ एमएसपी कब आएगा, ये सारी चीज़ों को जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब दो आखिरी सवाल, एक तो ये कॉलेजियम सिस्टम और इसको लेकर के जो बहस चल रही है उससे संबंधित मैं एक आपसे इसलिए सवाल पूछना चाहता था क्योंकि मेरे ख्याल इसके बारे में आपने बोला भी था सदन में, तो अगर आप कुछ हमें बताना चाहें कि आपकी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन क्या है। नहीं, मैंने उस दिन संसद में एक महत्वपूर्ण विषय ये उठाया था कि आज जितने भी इंस्टीट्यूशंस इस देश में बचे थे वो सारे कहीं ना कहीं बीजेपी ने कब्जा लिए हैं या उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में डाल दिया है। एक लौता एक स्तंभ भारत के लोकतंत्र का है न्यायपालिका, जुडिशरी, जो अभी बचा है। और जितना भी सरकार को पुशबैक मिलता है वो सिर्फ जुडिशरी से मिलता है। इसीलिए सरकार के मन में एक लालसा है, एक बहुत बड़ी चाह है कि हम कुछ भी कर कर जुडिशरी पे अपना कब्जा बनाएं। और वो कब्जा कैसे बनेगा? जब हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति भारत सरकार अपने मनगढ़ंत तरीके से करेगी। जैसे भारत सरकार सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट करती है, ईडी का डायरेक्टर अपॉइंट करती है, ऐसे ही ये सरकारी पिट्ठू न्यायपालिका में बिठाना चाहते हैं। तो मैंने ये बात रखी थी कि कोलिजियम सिस्टम जो इस समय का जजों की नियुक्ति का एक पूरा एक प्रक्रिया है, अगर उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को दूर कराकर उसे और दुरुस्त करिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जजों की नियुक्ति का जिसमें भारत सरकार की और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस हो। और आजकल क्या हो रहा है संकेत जी, आप रोजाना अपने चैनल पे भी ये खबर दिखाते हैं, भारत सरकार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर कर जजों की नियुक्ति रोक देती है। कोलिजियम नाम भेजते हैं सरकार के पास कि इन जजों को आप नियुक्त कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने की शक्ति तो भारत सरकार के पास है। सरकार उस फाइल पे बैठी रहती है, फाइल ही आगे नहीं चलाती, नाम ही जारी नहीं करती है, उनकी आईबी रिपोर्ट खराब कर देती है। तो इस तरीके से जजों की नियुक्ति रोकना ये ठीक नहीं है। देश की स्वतंत्र जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये विषय मैंने भारत की संसद में रखा था। जी चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अभी एकदम कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया था कि जब संसद चलता है तो 2 दिन सैटरडे संडे आप यहाँ आ जाते हैं और बाकी टाइम आप यहाँ रहते हैं, फिर सैटरडे संडे दिल्ली जाते हैं, या कुछ इस तरीके का आपका शेड्यूल रहता है। तो फिर यहाँ करते क्या हैं? देखिए, एक तो हो गया काम, उसका जिक्र आपने कर दिया, वॉलीबॉल भी आपने बता दिया कि कभी कभार आप खेल लेते हैं, और कुछ क्योंकि भगवंत मान जो हैं वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते थे, तो ये सब भी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल, खूब हंसी मजाक होता है, चुटकुले सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और भाइयों की तरह रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घूमते हैं, काम नहीं, करते हैं। चंडीगढ़ में जैसे यहाँ पर लोग बोलते हैं ना सेक्टर 17 है, बड़ी सेक्टर 17 में गेड़ी मारने का मौका अभी तक नहीं मिला है। अब तो जवानी भी ढल गई है, लेकिन अरे आपकी ढल रही है, तब तो हमारा तो एक पाँव कब्र में है। फिर सेक्टर 17 में अभी गेड़ी रूट पे गेड़ी मारने का मौका नहीं मिला है। हो सकता है आज मिल जाए, मुझे जल्दी फारिग कर अच्छा, देखिए, जवानी ढलने से मुझे याद आया कि वो तो मान साहब ने तो शादी कर ली, तो इससे पहले कि पूरी तरीके से ढल जाए, आपके क्या विचार? मान साहब मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं 2 बार कर चुका हूं, तुझसे एक नहीं हो रही है क्या? तो मैं जरूर करेंगे, आपको न्योता देंगे, पहले राहुल गांधी के लिए बोला जाता था मोस्ट एलिजिबल बैचलर पॉलिटिक्स में। अब आपको लगता है ये खिताब आपने, ये पेजेंट अब आपके पास है? I don't know about eligibility, but I'm certainly a bachelor who's looking forward to getting married. तो जल्द शादी करेंगे, आपको बुलाएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।